लगा दिया गया वो मॉडल पेपर। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों अपना जो मॉडल पेपर चल रहा है आर्मी का, आंसर आप करते रहें। आंतरिक निषेचन पाया जाता है किसमें होता है, बताओ भाई। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, करो भाई। इसका आंसर क्या रहने वाला है? आंतरिक निषेचन निम्न में से किसमें पाया जाता है? मेंढक, मुर्गी, स्टारफिश और आपके मीन मछली। मेंढक तो होने वाला नहीं है, ये तो एम्फीबिया में आएगा, इसमें तो बाह्य निषेचन होता है। मेंढक में कौन सा होता है? ये बाह्य निषेचन होता है, बाह्य बाह्य निषेचन होता है इसमें, एक्सटर्नल बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाकी इनमें भी बाह्य निषेचन है, मुर्गी में क्या होता है? इंटरनल होगा। मुर्गी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, कर लोगे। मुर्गी है, इसके अलावा गाय, कुत्ता, इसके अलावा और मनुष्य, इन सब में क्या होता है? इन सब में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है जी, आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न, टीबी किस प्रकार की बीमारी है? टीबी ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। बताओ भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु, वायरस, कवक और शैवाल। क्या आंसर करें इसका? जीवाणु, वायरस, कवक और शैवाल। क्या होगा इसका आंसर? टीबी का पूछा जा रहा है, टीबी किस प्रकार की बीमारी है? कवक से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? दाद खा गए, दाद खा गए, इसका मतलब क्या हुआ? दाद बन गया यहां से, फिर दमा, खाज बनेगा, गंजापन होगा, और क्या रहने वाला है? ये होगा एथलीट, एथलीट फुट। तो इसमें तो नहीं आ रहा है ना ये टीबी, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। सवाल का कोई संबंध नहीं है। अब दो ऑप्शन आपके सामने, बताओ क्या आंसर करें। किशन बताओ क्या आंसर होगा। वायरस में कौन से आते हैं? रेखा हमें, रेखा हमें हिट करके, याद आ गया, पहुंचे छोड़ गई। अब बताओ क्या आंसर होगा। रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, इसमें आ रहा है क्या? रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस हो गया, फिर हिपेटाइटिस है, ट्रैकोमा, ये तो साइलेंट है, पोलियो, एड्स, चेचक हो गया, छोटी माता, ये डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। इसका मतलब इसमें भी नहीं आने वाला है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर बच रहा है, जीवाणु। और जीवाणु का क्या था? क्या था? आया याद? गोटी ने नीमो को सटा, सीडी प्ले करने को कहा, सीडी प्ले करने को कहा। बताओ क्या होगा। अब बताओ। ये गोनेरिया है, फिर टिटनेस आएगा, ये निमोनिया होगा, कोड होने वाला है क्षय। क्षय की बीमारी को ही क्या कहा जाता है? ये टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, फिर ये साइलेंट होगा, काली खांसी और हैजा। क्षय रोग को ही क्या कहते हैं? टीबी कहा जाता है क्षय को। ये रहा, हाँ जी। तो ये आंसर रहेगा जीवाणु, जीवाणु जनित रोग है ये। टीबी किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित होने वाला है। नेक्स्ट करो आंसर। बिच्छू या चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू या चिंटी के डंक, क्या होगा इसका आंसर? बिच्छू या चिंटी के डंक में, बिच्छू बोल सकते हैं या चिंटी का डंक। फार्मिक एसिड होता है, कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है इनमें। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होने वाला है? फार्मिक अम्ल किस में लिखा हुआ है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? फार्मिक एसिड को ही क्या कहते हैं? मैथेनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मैथेनोइक अम्ल।
ये कहा जाता है फार्मिक अम्ल, ये मैथोनिक अम्ल कहलाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। एसिटिक अम्ल किसमें होता है? एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये सिरके में पाया जाता है, सिरका। जी बिल्कुल। मैलिक अम्ल किसमें होता है? सेव में होता है, ये सेव में होगा। ऑक्सेलिक अम्ल किसमें होगा? तो ये टमाटर में होगा। इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे इमली, इमली में बताओ, नींबू में क्या होगा? इमली में टार्ट्रिक होता है क्या? नींबू में क्या होता है? सिट्रिक। ठीक है। घास का जो पत्ता होता है उसमें कौन सा होता है? घास का पत्ता, तो इसमें होगा आपके बेंजोइक एसिड। कौन सा होने वाला है? बेंजोइक अम्ल। शराब में कौन सा होता है? बोरिक एसिड होगा। बकरे की आंत में कौन सा होता है? बकरे की आंत में बताना जरा। तो ये होगा आपके ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक या ब्यूटेरिक। मक्खन में कौन सा होता है? ब्यूटेरिक। मक्खन में भी ब्यूटेरिक होता है। मक्खन, मक्खन में क्या होता है? ब्यूटेरिक एसिड। ध्यान में रखिएगा। शराब का पूछा जाए तो बोरिक एसिड। चाय की पत्तियों में कौन सा एसिड होता है? चाय की पत्ती का पूछा जाता है तो फिर क्या आंसर करोगे? टैनिक एसिड। चाय की पत्ती में, चाय की पत्तियां जो होती है उसमें क्या होता है? टैनिक एसिड पाया जाता है, टैनिक। खट्टे दूध में पूछा जाए, फिर खट्टे दूध में, तो ये रहने वाला है आपके लैक्टिक एसिड। कौन सा रहेगा? लैक्टिक अम्ल। कर लोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट करो आंसर। इसका भी आंसर कर दो। उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का पूछा गया है। उत्तल दर्पण है और एक होता है वो रहेगा आपके अवतल दर्पण। दोनों में बताना है। अवतल दर्पण, इसके अलावा उत्तल लेंस भी होता है, उत्तल लेंस, और एक और क्या होता है? अवतल लेंस। इसकी पोजीशन क्या रहती है? प्रतिबिंब कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, बताओ। क्या राकेश क्या आंसर होगा? उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ये अभिसारी लेंस भी कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस, इसका जस्ट अपोजिट होता है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। इसको कहा जाता है अपसारी दर्पण। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। उत्तल लेंस की पोजीशन क्या होती है? यहां प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उत्तल दर्पण में? उत्तल दर्पण का बताओ क्या इसमें प्रतिबिंब कैसे बनने वाले हैं? आभासी, सीधा और छोटा। ये बिल्कुल सही है। आभासी, सीधा और छोटा। इसका सीधा संबंध इससे रहेगा और इसका सीधा संबंध इससे रहने वाला है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी आभासी, सीधा और छोटा। अवतल लेंस में भी ऐसा ही होगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में सेम बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या आंसर होगा? ये वाला, आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है? उत्तल दर्पण का यूज कहां किया जाता है? गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य होता है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने में इसका यूज करते हैं। पीछे का दृश्य, हाँ। वर्तमान में एटीएम मशीन जो है, एटीएम के आसपास भी यही दर्पण लगाए जाते हैं, ठीक है। और अवतल आप जानते हैं सारे के सारे, क्लियर। नेक्स्ट करो आंसर इसका। चमगादड़, चमगादड़ वाला आया है सवाल, क्या करेंगे इसका? अब तरंगे तीन टाइप की है, सर्वे, अवसर्वे और परासर्वे। सर्वे ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? अवसर्वे कौन सी होती है? परासर्वे कौन सी होती है? सर्वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति परास क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, यानी 20,000 हो गया ये, इसका मतलब, हाँ यस। और अवसर्वे जिनकी आवृत्ति परास क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है जी, इसकी कम होगी, ठीक है। और परासर्वे ये क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी? ज्यादा।
तो ये वाली परासर्वे ध्वनि तरंगे है, और इसमें से चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, तो परासर्वे। इसी के कारण रात्रि के समय चमगादड़ आसानी से उड़ पाता है, परासर्वे ध्वनि तरंगों के कारण। कर लोगे? मनुष्य का सर्वता परास कितना है? मानव कान का मानव सर्वता परास कितना रहता है बताओ भाई? तो ये रहता है आपके 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, ये सर्वे। ठीक है। अवसर्वे ध्वनि तरंगे ये कौन उत्पन्न करता है? हाथी, कुत्ता करता है, बिल्ली करती है। सर्वे ध्वनि तरंगे ये तो मनुष्य का होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चमगादड़ टेरोपस, जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? टेरोपस। ये उल्टा लटका रहता है, वही है ये। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा परासर्वे ध्वनि तरंगे। इसका उपयोग और कहां किया जाता है? और कहां किया जाता है इसका यूज, परासर्वे ध्वनि तरंगों का? सोनोग्राफी में। हाँ, पथरी की जो पथरी होती है, बारीक कणों में तोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। बारीक कणों में तोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट, पराबैंगनी। ये पराबैंगनी किरणें कौन सी है? पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? क्या आंसर रहेगा इसका? पास्कल। ये कौन था पास्कल? दाब का मात्रक होता है। क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है जी? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल होगा। PA इसको लिखा जाता है। पास्कल एक वैज्ञानिक है जिसने दाब का नियम भी दिया था। क्या? दाब का नियम। दाब का नियम किसने दिया? पास्कल ने। ठीक है। तो ये वाला नहीं रहने वाला। हर्सेल ने किसकी खोज की थी? हर्सेल। अवरय किरणें मार्कोनी ने। ये आप सबको पता होगा, रेडियो। एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो रहेगा आपके रीटर। रीटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की है। और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले कौन रोकता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बताओ कौन रोकता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्या होगा? इसका आंसर ओजोन परत रोक लेती है। ध्यान में रखिए, ओजोन लेयर। क्या रहेगा? ओजोन परत। ये रोक लेती है, ओजोन लेयर। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। तो इसका आंसर तो रहेगा रीटर। रीटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की है। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? ये तो कई बार आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? यार रविंद्र क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ये वृक्क है। इसको क्या कहते हैं भैया? किडनी कहते हैं इसको, किडनी। ये फेफड़े है, ये हृदय है, और ये आपका लीवर है। लीवर की मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? लीवर है। ठीक है। हृदय आप जानते हैं ये क्या है? पंपिंग स्टेशन है। ये क्या है? पंपिंग स्टेशन है। अच्छा, हृदय की जो धड़कन है, हृदय में जो आवाज आती है, धड़कन की जो आवाज आती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? हृदय की जो आवाज आती है साउंड, धड़कन के रूप में, उसको किस नाम से जानते हैं? इसको लब और डब कहा जाता है। क्या कहते हैं? लब और डब। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं?
मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। किसमें? मानव हृदय में। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं रहेगा। फेफड़े ये गैस का शुद्धिकरण करेगा। फेफड़ों में तो गैसें ही होती है, O2 और CO2। क्या होता है? O2 तथा CO2। अब गैस का शुद्धिकरण करेगा। ये ऑक्सीजन ये तो शुद्ध होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? अशुद्ध होती है। तो इनके शुद्धिकरण के लिए फेफड़े काम आते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब एक ही आपके सामने ऑप्शन बच रहा है, और वो रहेगा आपके किडनी। ये बिल्कुल ठीक आंसर है। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। वृक्क। किडनी की यूनिट कौन सी होती है? अरे भैया, किडनी की इकाई कौन सी है? बताओ क्या आंसर होगा? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या नाम होता है? तो याद रखना, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन, जो संख्या में असंख्य है, नेफ्रॉन। ये भी ध्यान में रखना। वृक्क की इकाई का क्या नाम रहेगा? वृक्क की इकाई होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। तो ये सवाल अपना था, रक्त का शुद्धिकरण कहां होगा? तो रक्त को शुद्ध करने के लिए वृक्क काम में लिया जाता है। और कृत्रिम वृक्क को किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ। कृत्रिम ये होता है, इसको क्या कहते हैं? अरे, कृत्रिम वृक्क की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस। ये भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न, डायलिसिस का संबंध कहां से होता है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, डायलिसिस का संबंध किडनी से होगा, क्योंकि ये रक्त का क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। अगला प्रश्न, कितना आसान सवाल है ये। प्रिज्म से गुजरने के बाद, ये रहा आपका कांच का प्रिज्म, और पूछा जा रहा है गुजरने पर प्रकाश कितने रंगों में बंट जाता है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। क्या होगा? सफेद प्रकाश की कौन सी किरण है? श्वेत। ये श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो गुजरने के बाद कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और रंगों का ये समूह क्या कहलाता है? रंगों का ये समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, ये रंगों का समूह क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपके स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्लियर है? और रंगों का जो समूह होता है वो क्या होता है? VIBGYOR, ये होता है विबग्योर। रंगों का क्रम कैसे होता है? VIBGYOR, ये याद रखना है। या इसको मैं कह सकता हूं बैनी आ पिनाला। क्या कह सकते हूं? बैनी आ पिनाला। तो ये रंगों के नाम है जो ध्यान में रखने हैं। ये बैंगनी है, नीला, फिर आसमानी रहेगा, ये हरा, ये पीला, नारंगी और लाल। ये वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ध्यान में रखना, ये बैंगनी जो रंग होता है, बैंगनी, इसका क्या है? विचलन कोण ज्यादा होता है। क्या होता है? विचलन कोण सबसे ज्यादा किसका होता है? विचलन कोण सबसे ज्यादा बैंगनी कलर का होगा। सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम होता है लाल का। ये लाल रंग है, और लाल रंग का क्या होता है? विचलन कोण सबसे कम होता है। शाबाश। विचलन कोण क्या है? सबसे कम। आज आप पूछा जाए लैम्डा किसकी ज्यादा है? तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। तरंग दैर्ध्य ये लैम्डा जो होता है ये ज्यादा होता है लाल रंग का, और कम किसका होता है? तरंग दैर्ध्य। तो ये कम होता है तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ये कम किसका होगा? बैंगनी रंग का होता है। पूछा जाए मध्यमान कलर, ये मध्यमान होगा। क्या होगा? मध्यमान। येलो, बीच वाला कलर कौन सा है? तो ये मध्यमान रंग आपका कहलाएगा पीला। तो ये पूछा गया था आसान सा सवाल। प्रिज्म से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो गुजरने के बाद वह कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? तो 7 रंगों में बंट जाती है। और रंगों का समूह आपके ये रहने वाला है विबग्योर। हो गया? नेक्स्ट, करें भाई, आंसर करें इसका। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाएगा? ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्या रविंद्र, क्या कहलाएगा? ठोस पदार्थ
बिना द्रव्य अवस्था में, इसमें द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती, बिना द्रव्य अवस्था में बदले, सीधा किस में बदल जाता है? गैस में। किस में बदल जाता है? गैस में। ठोस पदार्थ का सीधे गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाएगा? यह पूछा गया आपको। वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या फिर सभी? इसमें से ये तो कैंसिल हो गया, सभी नहीं होगा। संघनन क्या होता है? बताओ। अरे संघनन क्या होता है? इसमें जो जल वाष्प होता है, जल है वाष्प। अब जल वाष्प का मतलब क्या हो गया? जल वाष्प का मतलब हो गया गैस। अब ये किस में चेंज होगी? ये चेंज हो जाएगी आपके, किस में चेंज होगी? जल वाष्प किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। तो ये कहलाएगा आपके संघनन। नहीं पता? अरे ये रहा, एक कोई पात्र है, ये पात्र है, इसमें पानी है, ठीक है, इसको आप गर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तो इसके नीचे हल्की हल्की पानी की बूंदें जम जाती है, इसी को बोला जाता है संघनन। क्या कहते हैं इसको? संघनन। तो जल वाष्प है, ये गैस में परिवर्तित हो रही है। किस में हो रही है? गैस में। इसके बाद में ये जल वाष्प गैस के रूप में जाके द्रव में चेंज हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? संघनन। वाष्पीकरण नहीं है, ऊर्ध्वपातन बिल्कुल सही है। क्या रहेगा? ऊर्ध्वपातन। और इसके एग्जाम्पल बताओ भाई ऊर्ध्वपातन के। जैसे आपके कर्पूर है, क्या है? कर्पूर। आयोडीन होता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, आयोडीन हो गया। इसके अलावा और बताओ, नेप्थलीन है, क्या है? नेप्थलीन। ठीक है। अब कपूर जो होता है, आप वस्त्रों में डालते हैं इसको, गोलियों को, और कुछ समय के बाद में ये गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, नष्ट हो जाती है। तो ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल रहने वाले। कर लोगे? नेक्स्ट करो आंसर। अच्छा अच्छा, आजा। इनमें डिग्री नहीं है क्या? डिग्री लगा देंगे। 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता, ये भी आपको पता होना चाहिए। बताओ, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, ये कितना होता है मानव शरीर का सामान्य ताप? क्या करें इसका आंसर? आपसे पूछा गया प्रश्न है, मानव शरीर का ताप आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा? तापमान की 4 इकाइयां होती है, सेल फोन में रिचार्ज करा दे। आपको याद है क्या? तापमान की कुल कितनी यूनिट्स है? तो 4 है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन, ये 4 इकाइयां हैं। ठीक है। तो रूमर का कोई काम नहीं होता, फिर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ये केल्विन है। मानव शरीर का तापमान यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो ये रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है भैया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सही होता है। और केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों आंसर सही थे, सभी इसका आंसर रहने वाला है। कर लोगे? यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि डॉक्टरी पैमाना कितना होता है, डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी तापमापी में बताओ कितना होता है? न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है? तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? 43 तक। ये डॉक्टरी तापमापी है ना? कर लोगे? सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान क्या होगा? 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? और केल्विन में कितना होता है? सी और एफ का मान बराबर कब होता है बताओ? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये कब बराबर होते हैं? तो ये होते हैं आपके -40 डिग्री पर। कितने? -40 डिग्री पर। तो ये प्रश्न भी आपकी आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और पूछा जाए इनमें संबंध क्या है तो क्या आंसर करोगे? तो संबंध पूछा जाए तो C/5 बराबर F - 32/9 और इक्वल क्या लिखोगे? R/4। ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ये तापमान को बदलने का फॉर्मूला है आपके।
सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्स केल्विन में चेंज कर सकते हैं, कैसे भी, है ना, कर लोगे। नेक्स्ट, टेडपोल का संबंध क्या होता है? ये तो सबसे आसान सवाल है, पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। टेडपोल का संबंध बताओ। टेडपोल वयस्क मेंढक जो होता है लार्वा अवस्था से, वयस्क मेंढक लार्वा, अरे लार्वा से क्या बनता है? वयस्क मेंढक जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेडपोल कहा जाता है। तो मेंढक बिल्कुल सही आंसर है, मेंढक रहेगा इसका आंसर। ठीक है भाई, कर लोगे। इसके अलावा और लार्वा आपसे पूछा भी जा सकता है, ये किसका रहता है? ये हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा। आपको पता होगा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? प्लेनेरिया, मुकुलन। और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। क्या होता है? पुनरुद्भवन। और हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। ठीक है जी। टेडपोल का संबंध आपसे पूछा गया था, तो वयस्क मेंढक, मेंढक इसका आंसर सही है। अगला सवाल, देखो कितने आसान सवाल है ये। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर आधारित है? कर लोगे? विद्युत घंटी पूछा गया है ना, विद्युत घंटी। अब विद्युत घंटी में क्या आती है? चुंबक आती है। विद्युत घंटी में क्या होता है? चुंबक होता है। तो ये आंसर हो गया इसका, चुंबकीय प्रभाव। ये लो जी। अच्छा, सवाल किया जाए उष्मीय प्रभाव का, तो अब जो गर्म होते हैं वो आपके उष्मीय प्रभाव होंगे, जैसे हीटर हो गया। हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। गीजर भी होगा बिल्कुल। इसके अलावा चाय की जो केतली होती है, विद्युत केतली है कि नहीं? विद्युत केतली, ये भी इसका ही आंसर रहने वाला है। बल्ब भी है। ये सारे के सारे विद्युत धारा के क्या है? उष्मीय प्रभाव पर आधारित रहेंगे। हीटर का जो फिलामेंट होता है वो किसका बनता है? अरे हीटर के अंदर जो तार होते हैं ना, वो किसके बनाए जाते हैं? हीटर वाले तो नाइक्रोम के बनते हैं। किसके? नाइक्रोम के। और हीटर की प्लेट किसकी बनाई जाती है? यस, हीटर का। यदि ये तो आपके तार है, तार है किसका? हीटर का। ठीक है। और पूछा जाए हीटर की प्लेट किसकी बनती है? विद्युत हीटर की प्लेट यदि आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी और प्लस क्या रहने वाला है? पीओपी रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी बनाई जाती है। इसके अलावा भी है रासायनिक प्रभाव पर आधारित युक्तियां कौन कौन सी है? रासायनिक प्रभाव पर आधारित, रासायनिक प्रभाव पर आधारित युक्ति जैसे विद्युत सेल है। क्या है? विद्युत है सेल। तो विद्युत सेल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। अपना प्रश्न था विद्युत घंटी, इसका आंसर रहेगा चुंबकीय प्रभाव, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्मी के पेपर में यहां से सवाल बनता ही बनता है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है कौन सी है? पिछली बार भी आया था यहां से सवाल, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि बताओ कौन सी? हरियाणा क्या आंसर होगा? ये इंपॉर्टेंट होगा ना। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि आपसे पूछी गई है, क्या करें आंसर? मुकुलन किसमें होता है? ये हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन। आपने हाइड्रा देखा होगा, कुछ इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। डेड मैन्स फिंगर की तरह ये दिखता है, और यहां एक छोटा सा उभार पाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुकुल कहते हैं। ये अलैंगिक जनन के फलस्वरूप ये मुकुलन बड़ा होता जाता है, और लास्ट में इसी मुकुल वाले भाग से नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? नया हाइड्रा बना लेता है इस वाले भाग से। तो ये मुकुलन विधि है, वो पाई जाती है किसमें? हाइड्रा में। स्पंज में भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ये बिल्कुल सही है, मुकुलन है। ये इसका आंसर यही रहने वाला है। अच्छा, आप बताओ द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? द्विखंडन। और अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। अमीबा ये आपके प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है जी। अमीबा के अलावा पैरामीशियम होता है, युग्लिना होता है, ये एक कोशिकीय जीव है। ये बहुखंडन किसमें होता है?
तो ये आपके प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है? प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का वाहक परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम। तो इसमें होगा ये बहुखंडन। विखंडन किस में होता है? स्पाइरोगायरा जैसे सवाल होते हैं। स्पाइरोगायरा एक सवाल है। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा तंतुवत सवाल है, तो उसमें ये आपके विखंडन विधि पाई जाएगी। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे सवाल किया जाए यीस्ट में किस प्रकार की विधि होगी यीस्ट में, तो यीस्ट में भी क्या होता है? मुकुलन होता है। तो ये आप ध्यान में रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो हाइड्रा में आपसे पूछा गया, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है। नेक्स्ट, क्या आंसर होगा इसका? आत्मघाती थैली कहलाती है। आत्मघाती थैली। रविंद्र, क्या आंसर होगा इसका? सुसाइड बेग किसको कहते हैं? आत्मघाती थैली। क्या हरियाणा क्या आंसर करें बताओ? केंद्र को क्या कहते हैं? ये कोशिका का नियंत्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का ये नियंत्रक कहलाता है। ठीक है, ये कोशिका का नियंत्रक कहलाएगा। इसका मतलब इसको कहेंगे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्र के खोजकर्ता कौन है? केंद्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक आपसे पूछा जाए तो ये होगा आपके रॉबर्ट ब्राउन। क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन है। 1831 में खोज की गई। लाइसोसोम, ये क्या है? लाइसोसोम, इसकी खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की है। किसने? डी डुवे ने की है। और इसी को क्या कहा जाता है? सुसाइड बेग ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसमें पाए जाते हैं आपके एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कई बार वो भोजन का पाचन नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में इसमें पाई जाने वाली झिल्ली फट जाती है और इसी के फलस्वरूप इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है ये, प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम की यूनिट यदि आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? राइबोसोम की इकाई कौन सी होती है? राइबोसोम की इकाई बताओ। राइबोसोम की इकाई का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है एस। एस का मतलब हो गया श्वेत वर्ग। क्या होता है? श्वेत वर्ग। और इसकी दो उप इकाइयां होती है, एक तो होती है 70 और दूसरी क्या होती है? 80। 70S और 80S, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। अंतःद्रवी जालिका, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कीथ पोर्टर था। कौन था? कीथ पोर्टर। ये भी दो टाइप की होती है, SER और RER। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। SER होता है और एक होती है RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी हो गई, और ऊपर वाली क्या है? चिकनी है। अपना सवाल तो ये था आत्मघाती थैली, तो लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 15। अब इसका भी आंसर गलत होगा क्या? बताओ क्या आंसर होगा? है रविंद्र, क्या होगा? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आनुवंशिकता का जनक किसको बोला जाता है? किशन? न्यूटन कौन था? न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। कौन से? गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। ठीक है। मेंडल कौन था? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आनुवंशिकता का जनक कहलाता है आपकी ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मेंडल ने मटर नाम के पौधे पर प्रयोग किया था, मटर। और मटर में भी कौन सा उद्यान? मटर। मटर का यदि आपसे वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? पाइसम सैटाइवम आंसर रहेगा। क्या रहेगा? पाइसम सैटाइवम। मटर में यदि आपसे गुणसूत्र पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? मटर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 14 हो गई भैया, 7 जोड़ी हो गया, 14 हो गए। ठीक है जी। आनुवंशिकता का जनक आपसे पूछा गया, मेंडल था। जॉनसन कौन था? अरे ये जेनेटिक्स में ही आता है, जीन। जीन शब्द था ने, जीन शब्द को हाँ कारक नाम दिया था मेंडल ने, लेकिन जीन जो नाम है वो किसने दे दिया था? जॉनसन ने। और बेटसन कौन था? बेटसन भी था ने, बताओ।
किशन बैटसन कौन था भाई? हेरिडिटी शब्द इसने दिया था। कौन सा? हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हेरिडिटी शब्द बैटसन के द्वारा दिया गया था। ये सवाल था अपना आनुवंशिकता का जनक, तो मेंडल बिल्कुल ठीक आंसर रहने वाला है। ये लीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न। कर दो आंसर, कर दो। इसका क्या रहेगा? पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में बीमारियों में प्रभावित अंग आपको ध्यान में रखने चाहिए। पीलिया में पूछा गया है, पीलिया जॉइंडिस में। अच्छा, इसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीवर सिरोसिस की बीमारी कहा जाता है। अब आप आंसर कर दो। पीलिया को किस नाम से जाना जाता है? लीवर सिरोसिस कहते हैं। बताओ अब क्या आंसर होगा? पीलिया रोग में शरीर का कौन सा हिस्सा? हृदय जी नहीं, किडनी जी बिल्कुल नहीं, मानव मस्तिष्क जी नहीं। क्या आंसर होगा? लीवर। यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखा होगा आपने। मटर में गुणसूत्र की संख्या आपसे पूछी गई है, क्या आंसर होगा? कर लोगे? ये लो, आसान सा प्रश्न था। 14। ये आपके 78 किसमें होती है जी? ये कुत्ते में पाए जाते हैं गुणसूत्र। किसमें? कुत्ते में। 40 किसमें होता है फिर? ये बनेगा आपके चूहे का आंसर है ना, चूहा। और ये किसमें होते हैं? ये होते हैं आपके बंदर में। और इसके अलावा 48 किसमें होते हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, चिंपैंजी होता है। यदि आपसे पूछा जाए इसके अलावा 42 और किसमें होते हैं? इसके अलावा गेहूं जो होता है वो भी होता है। क्या? गेहूं। ठीक है, तो कर लोगे आंसर। मानव में पूछा जाए, मानव में गुणसूत्र पूछा जाए, मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 46 है। जोड़ी में पूछा जाए तो 23 है। यदि आपसे पूछा जाए ऑटोसोम की संख्या कितनी है? ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो 22। क्या करोगे? 22 जोड़ी, 22 है जोड़ी। आपसे पूछा जाए लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? लिंग गुणसूत्र बताओ भाई, लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? एक तो होता है XX और दूसरा क्या होता है? XY। ये किसका होता है? मादा का। ये किसका है? नर का। कर लोगे? अच्छा, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर। कौन था? या फिर आपके सामने वाल्डेर नाम आ सकता है। क्या आ सकता है? वाल्डेर। दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ये कई बार आया है सवाल। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कौन सा होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है संधि और पोडा का मतलब पैर। ऐसे पैर जिसमें संधियां होती है, जॉइंट होते हैं। क्या होगा बताओ इसका आंसर? सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जीव जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रो का मतलब होता है संधि। क्या होता है? संधि। पोडा का मतलब क्या होता है? पैर। तो पैर ऐसे जिसमें जॉइंट होते हैं ऐसे, या जिनमें संधियां पाई जाती है, वो कौन सा संघ होगा बताओ? तो क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा भैया? केंचुआ नहीं है, केंचुआ नहीं होगा। केंचुआ नहीं रहेगा। केंचुआ एनिलिडा संघ का जंतु है। किसका है? एनिलिडा का। घोंगा किसका है? ये मोलस्का संघ के जीव है ना। अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है। किसमें आता है? ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, कॉकरोच। कॉकरोच बिल्कुल ठीक है। क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच नहीं देखेगा, ये रोशनदान में जो रहते हैं वही। ठीक है, इसमें जॉइंट होते हैं, देखना आप। केंचुआ ये किसान का मित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? किसान का मित्र। घोंगा एक ऐसा प्राणी है जो लिंग में परिवर्तन कर सकता है। लिंग परिवर्तन, बदलने की क्षमता, लिंग परिवर्तन कौन कर सकता है? घोंगा। ठीक है जी, क्या रहने वाला है? कॉकरोच बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, इसके बाद में एक अंतिम प्रश्न बचेगा आपके सामने। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यह आपसे पूछा गया है।
अरे भाई, जहां रंगों का संबंध होता है, रंग जहां आपको दिखाई दे, ऐसी घटनाएं आप ध्यान में रखिएगा। घटनाएं जिसमें क्या दिखाई दे आपको, रंग, तो आंसर क्या रहेगा, प्रकीर्णन। क्या रहेगा, प्रकीर्णन। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, यस, और अंतरिक्ष से देखेंगे तो आकाश का रंग आपको काला भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस पर आधारित रहेंगे, ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित रहेंगे। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन, अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए, सघन और विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये घटना आपके क्या कहलाएगी, अपवर्तन कहलाएगी। और परावर्तन क्या होता है, दीवार की सतह से टकराने के पश्चात हमें जो वापस सुनाई दे वो परावर्तन है। ठीक है, साउंड होता है इको साउंड, प्रतिध्वनि भी होती है। विवर्तन क्या होता है, अपारदर्शी भाग से किसी प्रकाश किरण का मुड़ जाना, ये विवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा आपके प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जहां भी आपको रंग नजर आए आप ये ध्यान में जरूर रखोगे। लास्ट सवाल होगा ये, अंतिम प्रश्न है अपना, इसका भी आंसर कर दो। क्या आंसर होगा इसका, फादर ऑफ जूलॉजी पूछा गया है क्या, जीव विज्ञान का जनक कौन है। कैरोलस लिनियस कौन था, कैरोलस लिनियस ना द्विनाम पद्धति का जनक। द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो यह कैरोलस लिनियस ने दी थी। अब द्विनाम का मतलब हो गया दो नाम, जैसे जैसे आप लिखिएगा आम, अब आपसे पूछा जाए आम का जैविक नाम क्या है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है, सॉरी, आम का वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो ये होगा आपके मेजिफेरा इंडिका। क्या रहेगा, मेजिफेरा इंडिका। क्या रहने वाला है, मेजिफेरा इंडिका। अब इसमें दो नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला क्या है, वंश, ये वाला क्या है, जाति है। ये वंश है और दूसरा क्या है, जाति है। कोई सा भी ले सकते हैं आप, जैसे एक और ले लेते हैं मनुष्य। मनुष्य का बताओ जैविक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है होमो सैपियंस। क्या होता है, होमो सैपियंस। अब इसमें होमो सैपियंस में होमो क्या है, तो ये वंश है, सैपियंस क्या है, तो ये जाति है। तो ये बातें बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो ये कैरोलस लिनियस था। तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जनक। आर.एच. व्हीटेकर ये कौन था, आर.एच. व्हीटेकर ने कौन सी प्रणाली दी थी, तो इसने दिया था पंच जगत। क्या दिया था, पंच जगत। और आपसे सवाल किया भी जा सकता है कि पांच जगत आखिर है कौन कौन से, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पांच जगत कौन कौन से होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं पांच जगत। एक तो होता है मोनेरा, क्या होता है जी, मोनेरा। फिर आएगा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई। इसके अलावा क्या आता है, फंजाई, कवक जिसको कहते हैं। इसके अलावा प्लांटी होता है और एक होता है एनिमीलिया। क्या होता है, एनिमीलिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पांच जगत है, आर.एच. व्हीटेकर की ये देन है। और पांच जगत कौन कौन से हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या, अच्छा अच्छा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया, ये पांच जगत है जिसको देने वाला वैज्ञानिक कौन था, आर.एच. व्हीटेकर। तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। पूछा गया जीव विज्ञान का जनक, थियोफ्रेस्टस कौन था, थियोफ्रेस्टस कौन था, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं इसको। इसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का क्या है, जनक है जी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके सामने, वो रहेगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव विज्ञान का जनक कहलाएगा आपके अरस्तु कहलाएगा। कर लेना भाई, देख लो आप कितने आपके सही हो रहे हैं। 20 में से क्या आंसर आ रहा है आपका, क्या स्कोर आ रहा है 20 में से, कर लेना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।